हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और यह जो मंथ चल रहा है, मार्च मंथ इज सेलिब्रेटेड एज अ एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट है वह डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। तो पहले मैं बताती हूँ कि जैसे ही अपने पास पेशेंट है कि जो टीनेजर एज ग्रुप में है, यानी कि अनमैरिड गर्ल्स जो है, अनमैरिड गर्ल्स, उसके बाद है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, पेशेंट है जो कंसीव करना चाहता है, कोई पेशेंट है जिसको एंडोमेट्रियोसिस है और उसके साथ कंसीव नहीं करना चाहता है, और थर्ड कैटेगरी लेते हैं कि जिनका फर्टिलिटी जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो फर्स्ट एज ग्रुप जो है टीनेजर गर्ल्स, यानी कि अनमैरिड जो गर्ल्स है, अगर उसमें एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एंडोमेट्रियोमा एंड द सिम्टम्स, जनरली जो स्मॉल साइज एंडोमेट्रियोमा है उनके लिए मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट आइडियल माना जाता है। उन्हें हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। उसके बाद रहता है कि अगर टीनेजर गर्ल्स में लार्ज साइज एंडोमेट्रियोमा है और सीवियरिटी जो है, पेन वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को लेप्रोस्कोपिकली एंडोमेट्रियल सिस्ट, यानी कि चॉकलेट सिस्ट जो रहता है उसे रिमूव किया जाता है। और उसके बाद भी अगर उनको रिकरेंस रेट वगैरह कम हो, उसके लिए इंजेक्शन वगैरह दी जाते हैं या तो हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस जो है उसे ऐसा माना जाता है कि इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। जैसे आपने देखा होगा कि घर में अच्छे से अच्छा लकड़ा अगर आप यूज़ करते हो फर्नीचर में, फॉर एग्जांपल साग का जो लकड़ा है उससे आपने फर्नीचर बनाया है, लेकिन उदय यानी कि जो तिमक बोलते हैं, सो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो लकड़ा जो है वो खराब कर देता है। सो इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। सो एंडोमेट्रियोसिस जो है वह भी एक स्लो पॉइजन जैसे माना जाता है कि जो ओवरीज है, जो अंडाशय है, उसका जो रिजर्व है, यानी कि oocytes वगैरह जो रहते हैं, धीरे धीरे करके ओवेरियन रिजर्व कम करता है। सो इसीलिए काफ़ी टाइम हम लोग बताते हैं कि अगर कोई इंसान को कैंसर हो जाता है, सो दैट इज़ बेटर देन हैविंग अ एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का रिकरेंस रेट बहुत ही ज़्यादा है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो रूटीन लाइफ जो रहती है, रूटीन डे टू डे वर्क जो रहता है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या तो उनको बहुत ही तकलीफ होती है रूटीन वर्क में, जैसे कि 365 डेज इज़ विथ पेन। सो एंडोमेट्रियोसिस इज़ रियली अ सिवियर पेन गिविंग प्रॉब्लम। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस की अगर तकलीफ है, या तो उसका निदान होता है तो उसका जल्द से जल्द सारवार यानी कि उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। अभी हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, या तो जो मैरिड फीमेल्स है और जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, या तो उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को ड्यूरिंग द मेंसेस पेन वगैरह रहता है, वो निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं, कंसीव नहीं होता है, और जब भी वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, उनका सोनोग्राफी होता है और वह समय में उनका निदान होता है कि ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस या तो चॉकलेट सिस्ट है। तो ऐसे जो वुमेन्स है
जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे वुमेन्स के लिए हार्मोनल थेरेपी यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं या तो काफ़ी सारे मेडिसिन्स रहते हैं, काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, यह इंजेक्शन और हार्मोनल ट्रीटमेंट का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। सो अगर यह पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है, सो दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सच टाइप ऑफ पेशेंट। यानी कि प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन होता है। सो अगर कोई पेशेंट है जिनको एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ है और वह पेशेंट कंसीव करता है, तो उसका जो पेन वगैरह जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो जनरली एंडोमेट्रियोसिस के साथ पेशेंट को कंसीव करना है, सो जल्द ही उसको फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट के ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अगर कोई पेशेंट है उसको स्टेज 1-2 एंडोमेट्रियोसिस है यानी कि मिनिमल और माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, तो ऐसे पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दिए जाते हैं और टाइमली इंटरकोर्स एडवाइस किया जाता है या तो उन्हें IUI का ऑप्शन दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है उनको मॉडरेट एंड सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है और उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो अगर कम है, तो जल्द ही वह पेशेंट को IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। क्योंकि अगर आपका ओवेरियन रिजर्व अभी भी अच्छा है, जल्दी ही अगर आप IVF ट्रीटमेंट करवा लेते हो, तो आपका जो oocyte है, आपके जो oocytes है उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसके ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। सो अगर आप जितना लेट करते हो विद द पुअर ओवेरियन रिजर्व, फिर आपके फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज बढ़ने की संभावना हो जाती है। जो कोई महिला है जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस है और उनको कंसीव करना है, तो ऐसे पेशेंट में जैसे मैंने बताया कि स्टेज 3 एंड 4, अगर स्टेज 3 एंड 4 एंडोमेट्रियोसिस रहता है, तो ऐसे पेशेंट में जनरली हम ऐसा करते हैं कि पहले उनका oocyte पिकअप जो रहता है वह साइकिल कर लेते हैं। फिर उनके जो एम्ब्रियोज रहते हैं या तो oocyte है उसको फ्रीजिंग किया जाता है। आफ्टर दैट उनका लेप्रोस्कोपिकली जो भी चॉकलेट सिस्ट है वह रिमूव किया जाता है और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र यानी कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जनरली लेप्रोस्कोपी अवॉइड करते हैं हम चॉकलेट सिस्ट या तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में जिनको कंसीव करना है, जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी उनका चॉकलेट सिस्ट रिमूव करते हैं वो टाइम पे नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू भी काफ़ी डैमेज होती है या तो वह भी उसके साथ निकल जाती है। सो आइडियली जिनको भी लेप्रोस्कोपिकली चॉकलेट सिस्ट रिमूव करते हैं उनका पहले ओवेरियन रिजर्व कितना है वह कंफर्म करते हैं। अगर वह अच्छा है, पेशेंट को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उनका IVF साइकिल करके oocyte फ्रीजिंग करके एंड देन सर्जरी एंड उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा एक ग्रुप रहता है कि जिनको रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस होता है। जैसे ही मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस जो है यह एक स्लो पॉइजन है, यह जो बीमारी है उसके रिकरेंस रेट बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिनका लेप्रोस्कोपिकली एक बार चॉकलेट सिस्ट रिमूव हुआ है, हो सकता है उसको 6 महीने या 1 साल के बाद वापस चॉकलेट सिस्ट डेवलप होता है। तो स्पेशली जो भी पेशेंट है जिनको रिकरेंस चॉकलेट सिस्ट हो रहे हैं या तो बार बार उनको एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ़ आ रही है, वैसे पेशेंट के लिए हार्मोनल थेरेपी एडवाइस की जाती है। इंजेक्टेबल थेरेपी जो है वह भी एडवाइस कर सकते हैं और अभी जो लेटेस्ट मेडिसिन्स वगैरह आए हैं जो लॉन्ग टर्म उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सब ऑप्शंस दिए जाते हैं। और आइडियली मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं कि लेप्रोस्कोपी हो चुका है मैम, अभी भी चॉकलेट सिस्ट वापस आ गया है, तो और उनको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनको मुझे ये मैसेज देना है कि अगर आपको बार बार एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, आपको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको चॉकलेट सिस्ट की ट्रीटमेंट के पहले आपका जो फर्टिलिटी है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है
दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट। अगर आप कंसीव कर जाते हो तो आपके जो सिम्टम्स हैं उसमें भी आपको राहत मिल सकती है, आपका जो पेन है, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। फोर्थ और जो लास्ट कैटेगरी है कि जिन महिला का ऑलरेडी फर्टिलिटी फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और उनको अगर एंडोमेट्रियोसिस या तो चॉकलेट सिस्ट की तकलीफ़ है तो यह महिला के लिए हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चादानी निकालने का जो सर्जरी होता है वह बेस्ट ऑप्शन रहता है। और उसके साथ साथ दोनों बाजू के ओवरीज भी निकालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका जो प्रोडक्शन होता है वह ओवरीज में से होता है। तो अगर उनका बच्चादानी और दोनों बाजू के ओवरीज निकाले जाते हैं तो यह पेशेंट को एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि मार्च मंथ जो है एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ है, तो मेरा यह मैसेज देना है मुझे टीनेजर गर्ल्स जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भी, और जिनका फर्टिलिटी फंक्शन कंप्लीट हो गया है। कोई भी एज ग्रुप में अगर आपका निदान होता है चॉकलेट सिस्ट या तो एंडोमेट्रियोसिस है या तो आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने बताए थे, उसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आपका एक गायनेक चेकअप ज़रूर से करवाएं। और अगर आपका निदान होता है चॉकलेट सिस्ट का तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक दिमक की तरह है कि उदय है वो स्लो पॉइजन है। स्लोली वो अच्छे से अच्छा लकड़ा अगर आपने इस्तेमाल किया है कोई भी फर्नीचर में तो उसको पूरा नाबूद कर देती है। तो सेम वही हिसाब से एंडोमेट्रियोसिस जो है, चॉकलेट सिस्ट जो है, वह आपका रूटीन डे टू डे एक्टिविटी में हैम्पर कर सकता है, आपका फर्टिलिटी फंक्शन भी तकलीफ़ दे सकता है, यूरिन पास करने में तकलीफ़ दे सकता है, टॉयलेट पास करने में भी पेन हो सकता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो सकता है। यानी कि आप कुछ भी काम आपका है जैसे 365 डेज आप विथ पेन रहेंगे। सो आई होप कि अपना जो सोसाइटी है उसमें जो भी फीमेल्स हैं वो सब पेन फ्री रहें, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। इसके लिए आप एंडोमेट्रियोसिस को इग्नोर ना करें, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, और जो भी ऑप्शन आपको दिया जाता है वह ऑप्शन लेके आप उसका जल्द ही ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है एंडोमेट्रियोसिस टॉपिक के रिलेटेड या तो कोई भी गायनेक टॉपिक रिलेटेड, इनफर्टिलिटी टॉपिक रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके ये जो क्वेरीज है उसको हम सॉल्व कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।